इस लेक्चर में चैप्टर 8 केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड पास पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स इज नोन एज। पहला ऑप्शन है फोटोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्ड ऑप्शन है थर्मोडायनेमिक्स, लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम ये डेफिनेशन सीख लेते हैं। ये कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ rate of chemical reactions, factors affecting on rates, the mechanism through which the reaction proceeds, and the optimum conditions for the maximum yield of product is called chemical kinetics। इस सवाल का जवाब होगा केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने से पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को सीख लेते हैं। सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन को सीखते हैं। कोई भी रिएक्शन जब भी प्रोसीड होता है तो रिएक्टेंट्स जो है वो कंज्यूम होते हैं और इसी तरह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की जो वैल्यू है वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये एक रिएक्शन है हमारे पास जिसमें दो रिएक्टेंट्स हैं और ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हमें ये बात नजर आ रही है कि जो राइजिंग कर्व है वो प्रोडक्ट के लिए और जो फॉलिंग कर्व है वो रिएक्टेंट्स के लिए। तो ये राइजिंग कर्व है जो कि प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फॉलिंग कर्व है जो कि रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो ये ग्राफ भी हमें फॉलिंग कर्व के तौर पे नजर आ रहा है। प्रोडक्ट के लिए जो ग्राफ हमें नजर आ रहा है ये है राइजिंग कर्व। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम टू टाइम इंक्रीज होती जाएगी। ये जो फॉर्मूला है ये रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट से भी हो सकती है और रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से भी हो सकती है। अगर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट से बात की जा रही होगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही होगी। इसी तरह से अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात की जा रही होगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही होगी। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता जाएगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीज होता जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन के जो यूनिट है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कंसंट्रेशन जो है वो मोल्स पर डीएम क्यूब में रिप्रेजेंट की जाती है और टाइम को हम सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम, कंसंट्रेशन की वैल्यू मोल्स पर डीएम क्यूब हम यहाँ पे पुट करेंगे और टाइम की वैल्यू सेकंड हम नीचे पुट करेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, जो यूनिट बन रही है मोल्स पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड। इसको अगर हम सिंपल करके लिख लें या इस मोल पर डीएम क्यूब को हम कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोल पर डीएम क्यूब की जगह पे हमने कैपिटल एम यूज किया जो कि मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट इक्वेशन। The mathematical equation that links the rate of reaction with the concentration of reactants and rate constant K is called rate expression। मिसाल के तौर पे ये एक रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन के लिए हम रेट इक्वेशन बनाएंगे तो रेट इक्वेशन किस तरह से बनेगी। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली रिलेटेड होगा टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन को हम फर्दर किस तरह से लिख सकते हैं, dx ओवर dt। dx ओवर dt का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया dx ओवर dt डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। जो स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तो इसकी जगह पे इक्वल का साइन लगाएंगे और ये के हमारे पास आ जाएगा जो कि रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो इक्वेशन हमारे सामने है ये रेट इक्वेशन कहलाती है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ए है इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट बी जो है इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी।
के जो है इसका मतलब है रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट जो है वो रेशो है रेट ऑफ रिएक्शन की टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इक्वेशन से हमने रेट इक्वेशन निकाली थी, तो उसी से हम अगर के की वैल्यू निकालेंगे तो हमें नजर आ रहा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब हम रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स तो समझ लेते हैं। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी बाय द चेंज इन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर दें या दोनों ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम चेंज कर दें, तो के की वैल्यू पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चेंज नहीं होता। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा मगर रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। रेट कांस्टेंट सिर्फ किस वजह से चेंज हो सकता है? अगर हम रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर दें। अब हम समझ लेते हैं कि रेट कांस्टेंट के इसके यूनिट क्या होता है। तो इसके यूनिट निकालने के लिए एम जो है वो मोलर कंसंट्रेशन है। मोलर कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन की पावर में हमें नजर आ रहा है 1 - ऑर्डर, मल्टीप्लाई में लिखा है टाइम इनवर्स। अब सवाल ये है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? किसी रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर हमारे पास हो सकता है, 0 ऑर्डर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किसी नंबर की शक्ल में हम पुट कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3। तो मोलर कंसंट्रेशन है मोल्स पर डीएम क्यूब के बराबर, और टाइम को हम सेकंड में यूज करते हैं। तो एम की जगह पे हमने मोल्स पर डीएम क्यूब की वैल्यू पुट कर दी, और पावर में हमारे पास है 1 - ऑर्डर। टी की जगह पे हमने सेकंड की वैल्यू पुट कर दी। अभी ये जो पावर यहाँ पे हमारे पास है, ये पावर को हम मोल्स के साथ भी लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि मोल्स 1 - ऑर्डर, और DM-3 के साथ भी हम इस पावर को लिख देते हैं 1 - ऑर्डर। मिसाल के तौर पे अगर हमने यूनिट निकालना है 0 ऑर्डर के लिए, तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं? जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा, मोल्स पर डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स। और ये जो यूनिट हमें नजर आ रहा है, ये यूनिट और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट बिल्कुल सेम होता है। अभी हम निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट किस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि मोल्स की पावर भी 0 और डीएम की पावर भी 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये डीएम की पावर 0 हो जाएगी। किसी भी चीज की पावर 0 अगर हो तो उसको हम 1 के बराबर कंसीडर करते हैं। तो मोल्स की पावर 0 ये भी 1 हो गया, डीएम की पावर 0 ये भी 1 हो गया। तो यूनिट जो निकलेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो सिर्फ क्या निकलेगा? सेकेंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो सिर्फ क्या निकलेगा? सेकेंड इनवर्स निकलेगा। तो हमें यहाँ पे एक बात और समझ में आ रही है कि रेट कांस्टेंट के लिए जो यूनिट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालें, सेकेंड ऑर्डर के लिए जो हमें यूनिट नजर आ रहा है, मोल इनवर्स डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स। अब इस मोल इनवर्स और डीएम क्यूब को हम लिख सकते हैं मोलर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये मोलर कंसंट्रेशन के इनवर्स को शो कर रहा है। तो कैपिटल एम इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो हम इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिट निकालेंगे, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट होगा, ऑर्डर की वैल्यू 3 हमने पुट करी, तो सॉल्व होके आ रहा है मोल्स -2 DM6 सेकेंड इनवर्स। अभी जो पूरी वैल्यू है मोल्स -2 DM6 को हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को हम समझ लेते हैं।
द रेट कांस्टेंट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज इन यूनिटी। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सब की मोलर कंसंट्रेशन 1 हो। ऐसी कंडीशन में अगर हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे तो उस रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहा जाए। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है एक रिएक्शन है ए प्लस बी और प्रोडक्ट बन रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की हमने वैल्यू निकाली। अगर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हमने निकालना है तो रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी दोनों की कंसंट्रेशन को हमने यूनिटी में रखना होगा, 1 मोलर रखना होगा। ऐसी कंडीशन में जो रेट कांस्टेंट होता है उस रेट कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट अभी हमने सीखा था कि मोल्स पर डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स। तो ये और ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है मोल्स पर डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो अभी हमने ये भी डेफिनेशन सीखी थी कि यूनिट टाइम में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन अगर चेंज हो तो इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन होगा रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, रिमेन द सेम एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, मे डिक्रीज और मे इंक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड। तो अभी हमने ये वाला पॉइंट भी सीखा था, जैसे जैसे टाइम गुजरता है रिएक्शन प्रोसीड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको समझने से पहले हम इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझ लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। जैसा कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है m मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए रिएक्ट कर रहे हैं n मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी से और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। अगर तो m मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए और n मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी इन दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेशन मौजूद है तो इस रिलेशन को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे हमने रेट इक्वेशन बनाई और रेट इक्वेशन में हमें नजर आ रहा है m जो मोल्स हैं ये हमारे पास चले गए पावर में। इसी तरह से रिएक्टेंट बी के जो मोल्स हैं वो भी हमारे पास कहाँ जा चुके हैं, पावर में जा चुके हैं। इस रेट इक्वेशन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा पावर m प्लस पावर n। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक और डेफिनेशन हो सकती है कि सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी तरह से यहाँ पे हमें एक और बात याद रखनी होगी, वो ये कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये नंबर ऑफ मोल्स को देखें और इन नंबर ऑफ मोल्स को पावर में ले जाएं, इसके बाद हम ऑर्डर निकाल लें। सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स को देख के हम यहाँ पे पावर्स को सपोज नहीं कर सकते या हम इस तरह से ऑर्डर नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से हमें ये बात मालूम चलती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है कि हम एक्सपेरिमेंटली मालूम करेंगे कि ये जो रेट इक्वेशन है इस रेट इक्वेशन में पावर m यहाँ पे आएगी या नहीं आएगी। इसी तरह से इस रेट इक्वेशन में पावर n यहाँ पे यूज होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट जो टर्म है रेट लॉ, द रेट एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डाटा इज कॉल्ड रेट लॉ। जो अभी हमने सीखा है रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन निकाली जाए या रेट एक्सप्रेशन निकाली जाए, मगर किस तरह से निकाली जाए, एक्सपेरिमेंटल डाटा की बेस पे निकाली जाए। तो ऐसी कंडीशन में उस रेट इक्वेशन को हम बोलते हैं रेट लॉ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस तरह से होगा, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही ना करता हो। ऐसी कंडीशन में जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं वो आमतौर पे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस तरह का होगा, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट। यहाँ पे तो हमें नजर आ रहा है कि रिएक्टेंट ए मौजूद है, हो सकता था कि 2 रिएक्टेंट्स होते, मगर उन दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता और दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करता। तो किसी एक रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे
और किस तरह से डिपेंड करे, डायरेक्टली रिलेटेड हो। ऐसे रिएक्शन के लिए हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स। यहाँ पे दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। रेट ऑफ रिएक्शन स्क्वायर टाइम रिलेटेड हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और बी से रिलेट कर ही ना रहा हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट ए से भी डायरेक्टली रिलेटेड हो रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट बी से भी डायरेक्टली रिलेटेड हो रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर किस तरह से आएगा, पावर को अगर हम प्लस कर दें 1 + 1 तो ऑर्डर क्या निकलेगा, सेकंड ऑर्डर निकल आएगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट हमें नजर आ रहा है पावर जो है वो 2 है, ऑर्डर भी हमारा सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को 2 टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा 2 की पावर 2 टाइम्स इंक्रीज हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो भी वैल्यू है उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना हो। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए को मैं 3 टाइम इंक्रीज करूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा 3 की पावर 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो भी वैल्यू होगी उसको हमने 9 से मल्टीप्लाई करना हो। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट। तो हमें यहाँ पे जैसे नजर आ रहा है रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्यूब टाइम्स इंक्रीज हो। मिसाल के तौर पे इस इक्वेशन को मैं इधर लिखता हूँ। सपोज कि अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए को 2 टाइम इंक्रीज किया तो रेट हमारा 2 की पावर 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। रेट की जो भी वैल्यू थी उसको हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन अगर चेंज कर दूं, 3 टाइम्स कर दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा 3 की पावर 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की जो भी वैल्यू है उसको हमने 27 से मल्टीप्लाई करना हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, photochemical reactions which proceed only under the influence of light are the order of 0, first, second, third। तो जितने भी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते, वो सिर्फ लाइट पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, if the rate of reaction is independent of the concentration of reactant, the reaction is of zero order reaction, first order reaction, second order reaction, third order reaction। तो अभी हमने यही बात सीखी है कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट हो तो ऐसी कंडीशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। सबसे पहले हम इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन बना लेते हैं। रिएक्टेंट NO2 की जो पावर है वो आ जाएगी 2। रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होती है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं होती। तो इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें नजर आ रहा है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, द रिएक्शन इज गिवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होने की वजह से इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक रिएक्शन गिवन है और इसको देख के हमें मालूम चल रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पे इन्होंने हमें दिया हुआ। तो इस रिएक्शन को भी हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही कंसिडर करेंगे।